नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। टर्प और बीपीएच हेल्थ से जुड़ी कई समस्याएं हैं, जिनमें प्रोस्टेट से जो जुड़ी ये समस्या है। प्रोस्टेट आज के दिन में देखा जाए तो काफ़ी गंभीर समस्या है, और इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है और इसके निदान क्या है, और कब टर्प जैसे मामलों में ऑपरेशन की बात आती है, कब ऑपरेशन कराया जाना चाहिए, क्या ऑप्शन है, बीपीएच के क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं देश के जाने माने विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट और सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अमरेंद्र पाठक। डॉक्टर साहब, क्लिक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। कि क्या कोई ऐसे एक्सरसाइज हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि बीपीएच के जो साइन हैं उनको कम करने में हेल्प मिल सकती है? देखिए, अभी जो मैं बताया कि प्रोस्टेट का सिम्टम जो दो भाग में डिवाइड किए थे, एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव है, एक इरिटेटिव है। इरिटेटिव में 3 सिम्टम आता है। एक तो आता है कि दिन में बार बार जा रहा है पेशाब, फ्रीक्वेंसी। दूसरा आता है रात में बार बार जा रहा है, नोकचूरिया। और तीसरा है अर्जेंसी, कि पेशाब लगा और तुरंत नहीं जाएंगे तो उसका पेंट लीक कर जाएगा, अर्जेंसी इनकंटिनेंस। तो योगा या मेडिटेशन या ब्लैडर ट्रेनिंग, इस तीनों का रोल इरिटेटिव सिम्टम को कम करने में है। जो आपको इरिटेट कर रहा है, इरिटेटिव सिम्टम को कम करने में इसका रोल है। और ये हम लोग प्रैक्टिस करते हैं 30 to 40 वाले पेशेंट में, जो कि दवा भी नहीं दे सकते और ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। उस ग्रुप में हम लोग इस चीज को ब्लैडर ट्रेनिंग देते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है तो कैसे आप उसको सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह से, और जो 2 बार पेशाब करने के बीच का जो समय है उसको कैसे 3 से 4 घंटे तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये एक ब्लैडर ट्रेनिंग, या आप योगा समझ लो, ये करते हैं। यहाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हिंदुस्तान में अभी भी वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और योगा, कुछ जड़ी बूटी, इस सब से भी इलाज हो रहा है। तो इसमें एक चीज देखा गया है कि पेशाब का जो भी मरीज होता है, जिसको बार बार पेशाब आता है, उसको लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप ज्यादा पानी पिए, तो उससे आपका पेशाब खुल के आएगा और पेशाब का इन्फेक्शन भी नहीं होगा। ये बहुत डिट्रीमेंटल है। इसका शरीर पे खास करके जो 60-70 की उम्र के लोग हैं, जिनको कभी कभी थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी रहता है, शुगर भी रहता है और थोड़ा सा हार्ट का भी नुस्ख है, उसको अगर कोई बोल दे, जैसे हमारे बहुत योग गुरु हैं, ये लोग बोलते हैं कि 3 से 4 लीटर या 5 लीटर पानी पिए, तो इससे उनका तबीयत और खराब हो जाता है। क्यों? कि एक तो शरीर में ज्यादा पानी का मात्रा हो गया, उस हार्ट को और ज्यादा काम करना पड़ता है, किडनी को थोड़ा सा ज्यादा काम करके ज्यादा पेशाब निकालना पड़ता है। और जब ज्यादा पेशाब बनेगा तो नेचुरली आपको 2-3 बार ज्यादा पेशाब जाना पड़ेगा। तो इस चीज को समझने की बात है कि हम लोगों के ब्रेन में एक सेंसर लगा हुआ है जिसको थ्रस्ट सेंटर बोलते हैं। और वो थ्रस्ट सेंटर, जैसे ही आपके शरीर में पानी कम हुआ और आपका ब्लड हल्का गाढ़ा हुआ, बस वो स्टिमुलेट हो जाता है और आपको प्यास लगता है, तो आप तुरंत पानी पी लेते हैं। और जैसे ही आप पानी पिए, आपका ब्लड जो है थोड़ा डाइल्यूट हुआ कि वो जो स्टिमुलेशन है वो गायब हो जाता है, आपका प्यास खत्म हो जाता है। तो इसको सप्रेस नहीं करना चाहिए, जो नेचुरल ये तो सर आपने बहुत बड़ी बात आपने बताई कि पानी कितना पीना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और खासतौर पे अगर जानकारी ये दी जाती है कि आप इतना लीटर पानी पी लो, और उसके बाद ये नहीं बताया जाता कि भाई आपको कल को दिक्कत भी होगी या फिर बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ेगा पास करने के लिए, तो आपने बहुत ही खास चीजों पर ध्यान दिलाया सर। ये तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। खैर, तो यही मैं बता रहा था कि जाड़े के मौसम में नॉर्मली हम लोग ये देखें, एवरेज 60-70 किलो के आदमी के लिए, कि अगर वो 2 लीटर तक पानी पीता है
तो जी वो उससे उसका एडिक्वेट काम चल जाता है। इसमें चाय, कॉफी, छाछ, लस्सी सब इंक्लूड है 2 लीटर में, और 2 इससे लीटर उसका में सारा सैटिस्फैक्शन ठीक इंक्लूडेड है। रहता है। हाँ, ये हाँ सब इंक्लूडेड है 2 लीटर जारे में। और गर्मी में जी चूंकि पसीना ज्यादा निकलता है, अब तो हालांकि मैक्सिमम आदमी एसी में काम करते हैं, गाड़ी में भी एसी लगी रहती है, तो जी गर्मी पे तो बहुत कंट्रोल लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम में 500 ml ज्यादा पानी, मतलब 2.5 लीटर पानी पीने की आवश्यकता रहती है। एक कुछ जो सामान्य स्टोन, सामान्य इंसान को सर कितना पीना चाहिए वैसे? अब अभी मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन इसी समय एक मैसेज भी दर्शकों को जाना चाहिए कि सामान्य इंसान तब कितना पानी पिए? गर्मियों में और जाड़े में भी सर बता दीजिए। समान इंसान को नाप के पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। उसके मैं बताया ना कि उसके ब्रेन में लगा हुआ है थ्रस्ट सेंटर। वो जब आपको प्यास लगे, अपने प्यास के मुताबिक पानी पीजिए। लेकिन किसी एसी में के जब हम बैठे कहने होते हैं पर, तो दिन भर पानी प्यास लगती ही नहीं है सर। मैं आपकी क्वेश्चन सुना नहीं, आप रिपीट करें। एसी में जब हम बैठे होते हैं गर्मियों में भी, तो दिन भर में 1 लीटर ही पी पाते हैं, मुश्किल से, वो भी वो कि भाई बॉडी को चाहिए, थोड़ा बहुत देना चाहिए। लेकिन सेंसर तो यहाँ से नहीं आदेश देता है कि हाँ पानी पी लो, क्योंकि प्यास ही नहीं लगती। वैसे में क्या करना चाहिए? हाँ, तो वैसे में 24 घंटे में 1.5 लीटर। और आप, कभी कभी ऐसा होता है कि जी आप किसी व्यस्तता के कारण आप खाना पीना भी भूल गए, इतने जी व्यस्त हो गए, तो जी ऐसे कंडीशन को छोड़ के नॉर्मली अच्छे हेल्थ के लिए 2 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए। लेकिन जी इसकी मात्रा जो है जनरलाइज नहीं हो सकती, जी इसकी मात्रा वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में कोई आदमी मैनुअल लेबर, उसको वहां पर 3 लीटर की आवश्यकता होगी। वही जी जब कश्मीर चला जाएगा, जहां पर की बर्फ गिरा हुआ है, तो उसको 1.5 लीटर में ही कम हो काम जाए। चल जाएगा। तो जी इस जी तरह से ये इसको फिक्स नहीं कर सकते। जी लेकिन इसको आप ऐसे समझ लें कि आप अपने किसी के कहे पर मत जाइए और जबरदस्ती पानी मत पीजिए। जब आपको लगे कि प्यास लगी है तो 1 गिलास पी लीजिए, और ध्यान रखिए मोटा मोटी कि 1.5 लीटर पानी आपके शरीर में जाना चाहिए। सर, ये तो रही बीपीएच की बात, लेकिन अब बीपीएच से आगे हम अगर टर्प की बात करें, तो ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये भी टेक्निकल वर्ड है, लोगों को इसकी काफी हमारे पास मैसेज वगैरह है क्लिक इंडिया के पास कि आखिर टर्प क्या है। डॉक्टर साहब से इसके बारे में भी जानकारी लोगों को चाहिए। तो सर जरा इसके बारे में, और ये कैसे किया जाता है, जरा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं सर प्लीज। टर्प जो है, इसको, इसका फुल फॉर्म है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ये जी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है प्रोस्टेट के उन मरीजों के लिए जिनका की मेडिसिन से इलाज अब संभव नहीं है। मतलब जी मेडिसिन खाने के बावजूद भी उसको इतना ज्यादा सिम्टम है, या उसका किडनी खराब होने लगा, या उसके पेशाब के थैली में स्टोन बन गया, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। दवा, प्रोस्टेट की दवा खाएं और एंटीबायोटिक खाएं, उसके बाद एंटीबायोटिक जैसे बंद किए फिर इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा उसके पेशाब के थैली में स्टोन बन गया। तो ये सब जो कारण है, ये सब को बोलते हैं एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ ऑपरेशन। अब ये हो गया कि दवा से इसका काम नहीं चल सकता, तो ऐसे मरीज में टर्प करते हैं। इसके अलावा किसी का पेशाब ही रुक जाए, अब नाली जी लग जाए, तो नाली लग गया तो अब दवा दिए शुरू किए प्रोस्टेट का, उसके बाद फिर नाली निकाले तो यूजुअली 70 to 80% में दोबारा रुकता है। तो जी उसके बाद वो भी, उसका भी ट्यूआरपी करना पड़ता है। तो ये सब ग्रुप ऑफ पेशेंट हैं जिसमें कि ट्यूआरपी का इंडिकेशन है, हम लोग प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं। तो इसके लिए चूंकि ये मरीज प्राय 60 या 55 के ऊपर ही होते हैं, और 50% में 1 या 2 कोमोर्बिडिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, या आस्थमा, सांस का सीओपीडी, ये सब बीमारियां होती हैं। किसी किसी का पहले बाईपास हुआ रहता है, किसी किसी में स्टेंट डला रहता है, वो खून पतला करने की दवा खाते हैं। तो इन सब चीजों को कंसिडरेशन में लेते हुए पहले हम लोग एनेस्थेटिस्ट से एक थॉरो चेकअप कराते हैं,
और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसका हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज करें। अगर कोई नुस्खा है, अगर शुगर ज्यादा है तो 5-7 दिन में शुगर को इंसुलिन दे के कंट्रोल करते हैं। अगर इन्फेक्शन है तो थोड़ा सा एंटीबायोटिक दे के इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। और फिर उसको, ये जो प्रोस्टेट का ऑपरेशन है, प्राय अभी 70-80% मरीज में रीजनल एनेस्थेसिया में किया जाता है। इसमें कि मरीज को बेहोश नहीं किया जाता है, उसके रीढ़ के हड्डी में एक इंजेक्शन लगती है और 3-4 घंटे के लिए उसका जो शरीर का निचला भाग है, नाभि से नीचे का भाग, वो एनेस्थेटाइज हो जाता है। और इसी दरमियान उसका ऑपरेशन करके हम लोग एक दूसरी नाली डाल देते हैं। ऑपरेशन में हम लोग प्रोस्टेट का एक दूरबीन यूज करते हैं जिसको रिसेक्टोस्कोप बोलते हैं, और उसमें प्रोस्टेट के अंदर घुस के पहले ये देखते हैं कि कितना पोर्शन इसका रुकावट कर रहा है, उसका मुआयना करके फिर हम लोग उसको रिसेक्ट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट के ठीक नीचे एक मशीन लगा होता है जिसको हम लोग एक्सटर्नल स्फिंक्टर बोलते हैं, जिसके कारण हम लोगों का पेशाब पर कंट्रोल होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, पेशाब लगा हुआ है तो उसको रोके रहते हैं। जब कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आता है तभी पेशाब करते हैं। तो प्रोस्टेट के ऑपरेशन में उसको सेव करना, प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अन्यथा ये बाद में पेशाब लीक करने की समस्या बनी रहती है और उसका इलाज बहुत अच्छा नहीं उपलब्ध है। अभी उसमें मरीज को परेशानी हो सकती है, मरीज को उसके बाद उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाता है। तो ये हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वो समस्या नहीं है। इसके अलावा ऑपरेशन करने के बाद एक कैथेटर पेशाब के रास्ता में रहता है और करीब 12 घंटा तक हम लोग उसको हॉस्पिटल में रख के उसकी थोड़ा सलाइन से वॉश करते हैं कि बाय चांस वो खांसी किया, करवट लिया और खाना खाने के टाइम में थोड़ा पेट का प्रेशर बढ़ गया तो जो हम लोग कैविटी बनाते हैं टीआरपी करके, जिससे कि यूरिन आसानी से निकले, उसके दीवार से ब्लड रिस सकता है और वो थैली में जमा हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए कि वो अंदर जमे नहीं, बाहर आ जाए, हम लोग उसको वॉश करते हैं। 12 घंटे के बाद यूजुअली सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर हम लोग उसका वॉश करना छोड़ देते हैं। मरीज को खाना पीना 4-6 घंटे के बाद अलाउ हो जाता है और उसके बाद हम लोग उसको 3 चीज का हिदायत देते हैं कि अब आप, यूजुअली हम लोग यहाँ गंगाराम में 1 दिन रखते हैं, किसी किसी को ज्यादा कोमोर्बिडिटी है तो 2 दिन रख लेते हैं, फिर उसको कैथेटर के साथ हम लोग घर भेज देते हैं। घर जाने के टाइम में उसको 3 सलाह रहता है। एक तो कि आप बहुत भारी चीज अभी 1 महीना मत उठाइए, लैट्रिन करने के टाइम में जोर मत लगाइए, और तीसरा कि बहुत झटके से कोई काम मत कीजिए कि सडन आपके पेट के अंदर का प्रेशर बढ़े और ब्लीडिंग हो जाए। तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि 50-60 टीआरपी में 1-2 मरीज में वो घर पे गए और उन्होंने किसी कारण से जोर लगाया लेट्रिन करने के टाइम में, या कोई सामान उठा लिया, या कुछ खांसी की बीमारी हो गई, तो उसका पेशाब के थैली में ब्लड जमा हो गया, अब वो पेशाब आ नहीं रहा। तो हम लोगों को ब्लड क्लॉट को दोबारा एक छोटा प्रोसीड्यूर करके निकालना रहता है। तो हम लोग अच्छी तरह से मरीज को एजुकेट करते हैं कि उसकी समस्या न आए, और बाय चांस अगर कभी हल्का सा ब्लड आ जाए यूरिन में तो अपने डॉक्टर को, यूरोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करो, उनके पास जाओ, वो तुरंत चेक करके उसको रेक्टिफाई कर देंगे। इसके अलावा 1-2 चीज और ध्यान रखते हैं कि एक एंटीबायोटिक दे के रखते हैं कि इन्फेक्शन न हो, बुखार न हो, चूंकि कैथेटर डला हुआ। यही 2-4 चीजें हैं और इसमें कहीं इंसिजन तो लगता नहीं, शरीर इंटैक्ट रहता है, ये केवल पेशाब के रास्ते से ही हो जाता है। तो मरीज अदरवाइज एज इट इज रहता है, जैसा आया था वैसा ही नाली लगा हुआ था पहले, और बाद में भी नाली लगा के भेजते हैं। 5-6 दिन के बाद अपने सामने में उसका नाली निकाल के बैठा करके देखते हैं कि अच्छे से पेशाब कर लिया, फिर उसको भेजते हैं। प्लस एक चीज ये और बताऊंगा कि जितना भी वो टिश्यू हम लोग काट के निकालते हैं टर्फ का, उसको हम लोग बायोप्सी के लिए भेजते हैं और 5-7 दिन के बाद उसको रिव्यू करके देखते हैं कि इसमें कहीं कोई कैंसर का शक तो नहीं है।
वो नहीं जी। रहता है, फिर मरीज का हम लोग कैथेटर निकाल देते हैं और 5-7 दिन उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि ब्लड नहीं आया। फिर उसको 6 वीक पे एक बार दोबारा बुलाते हैं कि एक बार आके दिखाओ कि अब पेशाब ठीक से आ रहा है। अच्छा सर, जो अनदर जो देखा जाए तो जो सर्जिकल ऑप्शंस हैं, जैसे लेजर सर्जरी है या ओपन प्रोस्टेटोमी है, तो इनकी तुलना में सर टर्क में क्या अंतर है? कितना डिफरेंट है? देखिए, एक तो कॉस्ट का है। लेजर में कॉस्ट का फाइबर का कॉस्ट लगता है, समय ज्यादा जी, लगता है, ओटी टाइम ज्यादा जी। लगता है। दूसरा है कि उसमें एक्सपर्टीज कम है, कम लोग करते हैं, प्लस कॉम्प्लिकेशन रेट उसमें थोड़ा सा प्रोस्टेट से ज्यादा है, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट में पेशाब लीक करने की समस्या होती है, जो जी, 4-6 हफ्ता के बाद ठीक होता है। तो इन सब को देखते हुए लोगों में अभी भी एफिनिटी है कि हम प्रोस्टेट को नॉर्मल टीआरपी से ही करें, लेकिन अभी भी कुछ कुछ प्रेफरेंस होता है कुछ यूरोलॉजिस्ट का कि वो लेजर यूज करके प्रोस्टेट को डिस्ट्रॉय करते हैं या इनिप्लेट कर देते हैं। टर्क को सर के लिए कुछ तैयारी खास होनी चाहिए या कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो कि उसको करके ही मतलब वो होना चाहिए, क्या कुछ ऐसा है क्या? हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो खून का जमने का शक्ति है वो ठीक है। दूसरा, कोई खून पतला करने का दवा तो नहीं ले रहा, उसको 4-5 दिन पहले बंद करते हैं, तब फिर उसका ऑपरेशन करते हैं और एनेस्थेटिस्ट का थॉरो चेकअप हो जाता है। अगर वो ब्लड प्रेशर का मरीज है या हार्ट का और कोई दवा लेता है, शुगर अनकंट्रोल रहता है तो शुगर को कंट्रोल करते हैं। इन सब चीज होने के बाद फिर हम लोग उसको ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। अगर सर आहार की बात करें, अब जैसा आपने मेडिसिन के बारे में बताई आपने बातें, तो आहार की बात करें, तो क्या टर्प के लिए मरीज को प्री ऑपरेटिव कुछ ऐसी तैयारी या कुछ ऐसे करना चाहिए कि आहार को क्या बदलाव कुछ शामिल करना चाहिए आहार को लेके? आहार में केवल ये सलाह रहता है कि वो लीफी वेजिटेबल्स जिसमें कि हाई फाइबर है उसका सेवन थोड़ा ज्यादा करें, फ्रूट सलाद खाएं जिससे कि उसको आसानी से लेट्रिन हो जाए। हालांकि इसके अलावा भी हम लोग रूटीनली 1 महीने तक उसको लैक्सेटिव मेडिसिन खाने बोलते हैं, जैसे कि ये लूज सिरप हो गया, क्रीमाफिन हो गया, इस तरह के बहुत सारी दवा उपलब्ध है मार्केट में। वो एक लिमिट मात्रा में रात में देते हैं खाने के लिए कि सुबह में उसका आसानी से स्टूल पास हो जाए। इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक ऐसा चीज नहीं है जो कि उसको हम लोग खाने में या जनरल लाइफ स्टाइल में चेंज करने को। तो दूसरी बात सर एक चीज़ और है जो हमारे पास कुछ जो क्वेश्चंस आए हैं कि टर्फ से जुड़े कुछ क्या पॉसिबिलिटीज ऐसे हैं जो कि जोखिम को बढ़ा देते हैं, या फिर कुछ ऐसी सीरियसनेस हैं, जटिलताएं हैं जिस पर ध्यान रखना होगा, या फिर कुछ ऐसा है क्या इसमें? देखिए, एक इशू होता है कि लेस देन 50 में या 55 में हम लोग टीआरपी करने से परहेज करते हैं। सर। क्यों कि टीआरपी करने के बाद जो नॉर्मल सेक्सुअल प्लीजर है वो थोड़ा सा कम होता है। प्लीजर होता है लेकिन सीमेन पेनिस के रास्ते बाहर निकलने के बजाय पेशाब के थैली में चला जाता है, जी। तो वो प्लीजर नहीं हो पाता है। तो कुछ मरीज इससे कंसर्न रहते हैं, खास करके यंगर एज ग्रुप के जो पेशेंट हैं। लेकिन अब हम लोग जो यंगर ग्रुप में अगर बार बार पेशाब रुक रहा है और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, उसमें टर्प करना ही है, तो उसमें हम लोग एक नया टेक्निक शुरू किए हैं जिसको बोलते हैं इजैकुलेशन प्रिजर्विंग टीआरपी। जी। उसमें हम लोग एक स्पेसिफिक टेक्निक से जो इजैकुलेशन को प्रिजर्व करने का वो करते हैं और उससे देखते हैं कि टीआरपी होने के बाद पेशाब भी ठीक से आ रहा है लेकिन उसका इजैकुलेशन गड़बड़ नहीं होता है, ठीक रहता है। तो यही है, इजैकुलेशन प्रिजर्विंग टीआरपी करते हैं, उसमें ये एक तरीका है। एक बड़ा सर सवाल कि टर्प के बाद सेक्सुअल लाइफ के प्रभावित होने की कितनी पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? देखिए, 1 से 2 महीने तक तो थोड़ा सा प्रभावित होता है। हम लोग जी। बोलते भी हैं कि अभी आप अवॉइड मत करो, क्योंकि जी। सेक्स जो है एक बहुत vigorous एक्टिविटी है। तो vigorous एक्टिविटी में जो रॉ एरिया है जहाँ से प्रोस्टेट काट के निकाले हैं वहाँ ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। तो सर। उस खतरा से बचने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग उस चीज को अवॉइड करें जिससे शरीर के अंदर प्रेशर
ज्यादा बन जाए। लेकिन जैसा कि मैं बताया कि हम लोग तो पहले कोशिश करते हैं कि इस ग्रुप के पेशेंट जो सेक्सुअली एक्टिव हैं, जो सेक्स लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उसमें कोशिश करते हैं दवा से ही काम चल जाए सर और ऑपरेशन का नौबत नहीं है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि अब सर्जरी के बिना काम चल ही नहीं सकता, तो उसमें वो इजैकुलेशन प्रिजर्विंग TURP किया जाता है। किसी किसी में सेक्स की इच्छा कम हो जाती है। कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट है जो ये बोलते हैं कि अब मैं 60 का हो गया तो अब मुझे सेक्स करना ही नहीं चाहिए। तो उसको हम लोग एजुकेट करते हैं कि जब तक आप सेक्स करेंगे आपके शरीर का हर एक अंग एक्टिव रहेगा और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5-10 साल बढ़ जाएगी। तो आप एज ए रूटीन मंथ में 1 बार या 2 बार सेक्स कीजिए अगर आप कर सकते हैं। इट इज ए गुड फॉर हेल्थ, not for male partner only, it is good for female partner also. So we advise कि आप सेक्स कीजिए, चाहे जैसा हो, जिस इंटेंसिटी का हो, सेक्स करना चाहिए। सर एक दो छोटे छोटे सवाल और भी हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल और रिकवरी की अगर बात करें तो खासतौर पे जो शारीरिक गतिविधि है, आहार है, जीवन शैली है, तो क्या इसको लेके भी कुछ खास दिशा निर्देश हैं, कुछ एहतियात बरतनी चाहिए मरीजों को? एक तो कि अपने डाइट को ऐसा रखें कि आपको आसानी से स्टूल पास हो जाए, और इस पीरियड में जो पेरी ऑपरेटिव पीरियड है 1 महीना 2 महीने का, इसमें कोई vigorous एक्सरसाइज नहीं करना। किसी को रनिंग का हैबिट है तो वो 1-2 महीना रुक जाएं। कोई वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, जिम जाते हैं, वो 1-2 महीने रुक जाएं, अच्छी तरह से वहाँ हीलिंग हो जाने दें, उसके बाद जाएं वो जिम में या वेट लिफ्टिंग में या vigorous एक्सरसाइज में, या कोई स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, इस सब के जो शौकीन है उनको भी 1-1.5 महीना रुक जाना चाहिए, जिससे कि टर्प करके जो वो टिश्यू का कैविटी क्रिएट किए हैं उसमें कोई ऐसा नुकसान ना हो। तो एक आखिरी सवाल सर कि रिकवरी अवधि कितनी है और कब मरीज नॉर्मल लाइफ जी सकता है? नॉर्मल लाइफ 6 वीक के बाद, ऑपरेशन के 6 वीक के बाद पेशेंट नॉर्मल लाइफ जीता है। और हम लोग ये चाहते हैं कि 6 वीक के आते आते मरीज 70-80% भूल जाए कि मुझे प्रोस्टेट की बीमारी थी और मैं ऑपरेशन भी कराया था, क्योंकि शरीर में तो कोई चेंज रहता नहीं है। जो सर थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल ट्रॉमा रहता है वो लोग 4-6 हफ्ते में सब कुछ भूल जाते हैं। और जी उनको जो तकलीफ रहता है ऑपरेशन से पहले, और उसमें जो 70-80% रिलीफ मिलता है ऑपरेशन से, इससे वो आदमी इतना खुश रहता है कि उसको खुद लगता है कि मैं पहले जितना जीता 70 साल, अब मैं 10-20 साल और जीऊंगा। तो वो जी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, वो शरीर का अपने लाइफ का अच्छा से प्लानिंग कर पाता है, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने सोसाइटी के लिए ज्यादा यूजफुल होता है, और उसको कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं भी 100 साल जीऊं, 90 साल जीऊं, 105 साल जीऊं। और हम लोगों का इसमें योगदान रहता है कि मरीज हम लोगों का 100 साल तक जिए और फुल लाइफ जिए। इससे रिलेटेड जो समस्या है, इससे परेशान होकर के उसकी उम्र छोटी ना हो जाए। शुक्रिया सर, आप क्लिक इंडिया में आए और अपने बेशकीमती अपना समय दिया। तो ये थे डॉक्टर अमरिंदर पाठक, जो देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं, फिलहाल गंगाराम हॉस्पिटल में वाइस चेयरमैन हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के। और आपने कई सारे सवाल हमसे किए थे। उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब के जो जवाब थे, जो उन्होंने जानकारियाँ दी, जो मूल्यवान उन्होंने दिशा निर्देश दिए, उससे आपको कई सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो आप अपनी सेहत को बनाए रखें और कुछ ऐसे ही उपायों को, कुछ ऐसे सावधानियों को लेकर आप जीवन को बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही नए अंदाज में जीने की कोशिश करें। आप हमेशा स्वस्थ रहें और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।